श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, बाबा जी कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपके जीवन में हमेशा शांति रहेगी, लेकिन अगर वहीं पर आप बेईमानी करते हो तो आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं रहने वाली है। और अगर आप बार बार झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए आपको हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उससे आपके जो पुण्य कर्म हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक साखी लेकर आई हूँ, चलिए सुनते हैं। पुराने समय की बात है। किशनपुर नाम के नगर में एक रामदास नाम का बूढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी की अनाज पीसने की एक चक्की थी। रामदास अपने जीवन की कई बाहर देख चुका था। उसने अपनी सारी उम्र बड़ी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाई थी। आसपास के कई गांव में वह इकलौता ही चक्की वाला था। इसी के कारण लोग उसे चक्की वाले बाबा के नाम से पुकारते थे। रामदास के 3 बेटे थे जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों की तरह थे, यानी कि तीनों में काफ़ी बनती थी। तीनों जवान और बड़े ही सेहतमंद थे। एक दिन की बात है कि रामदास ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की ज़िंदगी अच्छी और बुरी कैसी भी गुजर जाती है, और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अब उसे उम्र का सूरज भी ढलने वाला है। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठरी लेकर इस संसार से विदा हो जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण सिर्फ एक है, और वह है हमारी यह चक्की। मुझे नहीं मालूम है कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या बीतेगी। अपने बाप के मुख से ऐसी बात को सुन करके तीनों बेटे एक साथ कहने लगे कि बापू, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे इस चक्की के पहिए को घुमाते रहें, ताकि घर का जो कारोबार है वह अच्छी तरह से चलता रहे और चक्की के ना होने से लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। बूढ़े रामदास ने प्यार भरे नज़रों से अपने बेटों को देखा और कहने लगा, मेरे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छिपी नहीं है, और किसी भी बात को कह देना, उसको पूरा करना, दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सचमुच में मेरी कही हुई बातों को अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिल करके इस चक्की के पहिए को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी से तुम सब की भलाई है, या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो यह चक्की उसके हवाले कर देना। वरना याद रखना कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भूखे मर जाओगे, और दूसरे लोग भी तुम्हें जो सेंगे उस पर हंसेंगे। तब रामदास ने अपनी बात समाप्त की और तीनों बेटों में से एक के यही बात कही, बापों से ज़्यादा समझदार है, इसलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभालूंगा। बूढ़े रामदास ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा कि तुम तीनों इस चक्की की देखभाल करने को तैयार हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों की परीक्षा लूँ, ताकि मैं यह जान सकूँ कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के लायक है। और तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों इस परीक्षा में खड़े उतरो। जाओ बेटों से जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर के कहने लगे कि बापू, हम हर तरह की परीक्षा के लिए तैयार हैं। बूढ़ा रामदास अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ से वह 3 गठरियाँ उठाकर ले आया, जिसमें से अखरोट भरे हुए थे, और अपने बेटों को देकर कहने लगा कि इन गठरियों में अखरोट हैं, तुम लोग आगे बढ़ो और इन गठरियों को उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। उसके तीनों बेटे आगे आए और उन्होंने गठरियाँ उठा ली। यह गठरी ज़्यादा वज़नदार नहीं थी। इसके बाद अपने पिता से कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो। रास्ते के लिए कुछ खाना पानी और खर्च के लिए कुछ पैसे भी ले लेना। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने पिता के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया था। सफ़र की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ धन लेकर के वे घोड़े पर सवार हो गए। जब वह लोग अपने सफ़र पर निकले तो उनका बूढ़ा पिता रामदास कहने लगा कि मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि तुम सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी लौट आओगे। शहर में मेरे 3 दूसरे पुराने दोस्त हैं। उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक दोस्त के घर जाना और उनसे अपना परिचय देना। साथ ही उनके पास बैठ करके दुनिया में
ईमानदारी से व्यापार करने का तरीका भी सीख करके आना, लेकिन याद रखना कि सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने कहा कि बापू, फिर हमारी इस परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, यूं तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक परीक्षा है और हर सफ़र तो एक बहुत ही छोटी परीक्षा होती है, लेकिन इन 3 दिनों में यह मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए भेजा है। अब जल्दी करो, अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज़्यादा है और समय कम। बेटों ने जब अपने बाप की बात सुनी तो अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए और अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। हर भाई यही सोच रहा था कि वही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और यह सफ़र पूरा करके बाहर पिता के पास पहुंचेगा तो वह चक्की का मालिक बन जाएगा। इसी विचार में खोए हुए अचानक अब उन्होंने मुड़कर देखा तो उनको मालूम पड़ा कि वह अपने गांव से काफ़ी दूर निकल चुके थे। अब तो चक्की भी उनकी नज़र से गायब हो चुकी थी। अब जो चक्की उनके सामने थी, शहर का लंबा सफ़र, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते रहना है। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद वह चलते चलते थक चुके थे। तभी थोड़ी दूर पर एक घना जंगल दिखाई दिया जहाँ पर छायादार पेड़ थे। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाई की तरफ देखते हुए कहा कि अब आराम का समय है, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए और इसी तरह से चलते रहे तो हमारे शरीर की सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे भाई ने भी उसकी बात पर अपनी सहमति जताई और तीनों अपने अपने घोड़े से उतर करके उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाकर कहने लगा, अरे अरे, अब क्या होगा? तुमने देखा क्या हुआ? दूसरे भाई जो दोनों थे वो पूछने लगे बड़े भाई से, आखिर ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई? बड़े भाई ने अपनी सुराही की तरफ इशारा किया और कहने लगा, रास्ते में इसका मुख खुला गया और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया है। अब तो हमें पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरना होगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफ़र है यहाँ, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, इसलिए आओ हम बैठकर विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा कि पहला और सबसे ज़रूरी काम तो यह है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आगे आग जलने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियाँ कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। बड़े भाई ने जब यह सब देखा तो कहने लगा कि सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम तो लकड़ियों को जमा करना है। यह काम मैं खुद करूँगा, क्योंकि अगर लकड़ियाँ ना हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। यह कह करके बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियाँ लाने के लिए चल दिया, लेकिन मझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो, उसमें से लकड़ियाँ निकालनी ही तो हैं। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो तो खाना पकाने में कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर खाना नहीं पकेगा तो आदमी को भूखा मरना पड़ेगा। मझले भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठ करके वह मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई रह गया। उसने सामने सारी जो सुराही थी वो खाली पड़ी हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। उसने हिम्मत नहीं हारी, वह सुराही उठा करके पानी की तलाश में वहाँ से निकल पड़ा। अपने मन में विचार करता हुआ कहने लगा कि अरे, भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया, अब मुझे भी किसी न किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। छोटा भाई तेज़ कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटा भाई चलता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वह भी किसी झरने के पास पहुंच जाए। वह चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके में कई टीलों को पार कर लिया था। वह काफ़ी आगे गया, परंतु उसे कहीं भी पानी नज़र नहीं आया। अब तो समय गंवाने के बराबर वो परेशान होने लगा था और सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ना मिले, उसके भाई प्यासे मर जाए तो उसका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ना तो शहर में पहुंच सकेगा और ना ही वापस अपने माता पिता के पास पहुंचेगा। यही विचार करके कुछ देर के लिए वह पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ देर तक आराम करने के बाद उसके मन में निश्चय किया कि वह अपनी आँखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि वह पानी के बहने की आवाज़ सुन सके और हो सकता है
कि उसे पानी नज़र आ जाए, क्योंकि इस तरह से मारा मारा फिरने से अच्छा है और कि वो पानी की तलाश करे। फिर एक बार फिर से उसी पहाड़ी के इलाके में पानी की तलाश करने के लिए वो निकल पड़ा। वह इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंद टपकने की आवाज़ आई और फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज़ की दिशा में चल दिया। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि पानी के झरने के पास पहुंच गया, परंतु झरने में से पानी बहुत ही कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वहां से वापस चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर निकला था कि एक पत्थर से ठोकर खा करके वह गिर पड़ा, जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफ़ी चोट आई। वह फिर बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नज़र सुराही पर पड़ी, जो अभी तक सही सलामत थी। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और वापस चल दिया ताकि जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो ना देखा कि हैरान रह गया। दोनों बड़े भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे। मंजिले भाई की नींद बहुत ज़्यादा ही गहरी थी। उसने अखरोट की थैली को खोला और अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। शायद उसने कुछ अखरोट उन भाइयों ने खाए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही उन दोनों की नींद से जागे, सुराही को देखते ही उन पर टूट पड़े और गटगटाकर पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज़ होते हुए कहने लगे कि तुम कहाँ गए थे? जब हम प्यास और थकावट के कारण बदहवास हो गए थे, हम सो गए थे। हमें तो लग रहा था कि तुम सुराही में पानी भर कर लाओगे, उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं पानी लेने के लिए खुद चला जाता। अगर मैं जाता तो बहुत ही साफ़ सुथरा ठंडा पानी लेकर आता और इतनी देर में भी नहीं आता। अब तो हमारा काफ़ी समय भी ख़राब हो गया है। दोनों बड़े भाई ने जी में जो भी आया वह छोटे भाई को कहने लगे। छोटा भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा और उसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वह लोग दोबारा से अपने सफ़र पर निकल पड़े। तीनों भाई थके मांदे भूखे प्यासे आखिरकार शहर में जाकर पहुंच गए। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई कहने लगा कि मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेश दूंगा। मझला भाई कहने लगा, अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम कल परसों इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट के कारण हमारा बदन जो है वो ज़ोरों से दर्द कर रहा है, इसलिए मैं तो आज पूरा आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो ज़रूर ही अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता, लेकिन इस वक्त मुझे आराम करना है और इसके बाद बाज़ार जाकर कुछ ख़रीदना है। आखिर कई सालों से मेरी इच्छा थी कि एक जोड़ी जूते खरीदूं। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों उसके पास ज़रूर जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई था जो सबसे पहले जाएगा, अपने पिता के दोस्त को उसका संदेश देगा, साथ ही उससे ईमानदारी से व्यापार करने का तरीका भी सीखेगा। और फिर हुआ भी यही। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के पास गया। उसने अपने पिता का संदेश उनको दिया और फिर अपना काम निपटा करके वह सराय में अपने भाइयों के पास आ गया। उस रात वह तीनों एक सराय में रुके। दूसरे दिन मझला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पास गया। वहां पहुंच करके उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला। मझले भाई ने पूछने पर पता चला कि पिता के दोस्त की पत्नी थी। उसने बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है और वह वैद्य के पास दवाई लेने गए हैं। हो सकता है वह थोड़ी ही देर में वापस लौट आए तो उसकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतज़ार कर सकते हो। मझला भाई को कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नज़र आ रहा था। कहने लगा कि इस शहर में मुझे और कई काम हैं, आज नहीं तो कल मैं उनके साथ मिल ही लूँगा, इसलिए मैं जाता हूँ। कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने भाइयों के पास सराय में चला गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए चला गया। जब वह जूते खरीदने के लिए बाज़ार पहुंचा तो जूतों के भाव पूछने लगा। जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम थी, इसलिए वह अपने भाइयों की तलाश करने लगा। फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही, लेकिन उनके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसलिए वह भी अपनी कुछ सहायता ना कर सके। बड़ा भाई अब अपने दोनों भाइयों से नाउम्मीद हो करके सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोट की थैली ही बेचनी पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं
और मैं अपने लिए जूते खरीद सकूं। उसने अपने अखरोट की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां वह जा करके अपने अखरोट को बेच करके उससे अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लाया। उधर दोपहर का वक्त मझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से बाहर गया है। इस तरह से वह एक बार फिर से सराय में वापस आ गया। अब उन्हें वापस भी जाना था क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 3 दिन के अंदर ही सफ़र पूरा करके तुमको शहर से बाहर आना है। इसलिए सराय में बैठे हुए एक दूसरे की बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वह एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा कि अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है। मझले भाई ने कहा कि मेरे जिम्मे जो काम था मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन मैं अपने पिता का संदेश उसके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका क्योंकि उनका दोस्त सफ़र पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा कि अगर मुझे कोई पूछे तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है। मैं तो सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था। मैंने जूते खरीद लिए हैं और अखरोट की थैली भी मैंने बेच दी है। पिता का संदेश उसके दोस्त तक पहुंचाना और वह कल सुबह ही पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को याद होगा कि पिताजी ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था, इसलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा कि उनके दोस्त के पास गया था, लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिला। अगले दिन तीनों भाई जब उठे तो अपना अपना सामान बांध करके घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही खुश था। वह बार बार एक ही बात कहता कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू मेरी अकल की दाद देंगे, क्योंकि मेरे मुकाबले तुम दोनों ने जो काम किया है वह बिल्कुल बेनतीजा है, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट ही को छुआ तक नहीं। मझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा लिए थे, लेकिन मैंने तो थैली ही बेच करके उसका पूरा फ़ायदा उठाया। नए जूते भी खरीद लिए। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा ही करते और सफल होकर के घर लौटकर वापस जाते। मझले भाई ने यह सब सुना तो हैरानी से मुंह में उंगली दबाते हुए कहने लगा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया, मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी अक्लमंदी के लिए तुम्हें चक्की का मालिक बना देंगे। हम दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे में लगता है कि हमने कोई सही काम नहीं किया है। तीनों भाई बातें करते करते आखिरकार अपने गांव पहुंच गए और फिर अपने घर में पहुंचे। तब तीनों ने अपने पिता के सामने हाजिरी दिखाई। पिता ने कहा कि मेरे बेटो, अभी तुम जाकर के नहा लो और कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। तीनों भाई आराम करके फिर बापू के पास जाते हैं और अपने सफ़र की सारी बातें उन्हें बता करके बूढ़े बाप से अपने बेटे की तरफ देखा और कहने लगा कि अब बारी बारी से तुम मुझे बताओ कि इस सफ़र के दौरान तुमने क्या किया। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिरी तक की अपनी सारी कहानी पिता को बता दी। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद वह छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे बाद तुम्हारा कोई भाई इस लायक नहीं है कि वह इस चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मझले भाई ने पिता के इस फैसले पर आपत्ति जताई कि बापू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक क्यों बना सकते हैं। बूढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निठल्ले घूम रहे थे तो उससे बड़ी ही मुश्किल का काम करके पानी ढूंढा, लकड़ी ढूंढा और चूल्हा बनाना। अब मुश्किल काम तो तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए जख्मी होने के बावजूद वह सुराही भर करके पानी लेकर आया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अखरोट थैली में तुम्हें अमानत के रूप में दिए थे वह थैली अच्छी तरह से संभाल कर रखी। मैंने या तो बिल्कुल नहीं कहा था कि अखरोट को खा लेना, उन्हें बेच देना। तीसरी वजह यह है कि इसने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया है। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त को पहुंचाया और उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके को भी सीखा। बस इसलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना सकता हूं। इसलिए यही योग्य है इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाने के लिए। लोगों की अमानत यानी अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखेगा, जैसे कि
अखरोट को संभाल कर रखा। इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करे उसे अच्छी तरह से निभाए, जैसे कि इसने मेरे दोस्त को मेरा संदेश पहुंचाया, सबसे पहला काम किया। इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकेगा, इसलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक होगा। बाप ने गहरी सांस ली और अपने छोटे बेटे की तरफ देख करके कहने लगा, अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया, तो तुम मुझे बता सकते हो इस चक्की को तुम्हारे छोटे भाई का हक है कि नहीं है। बड़े और मझले भाई भी कुछ नहीं कहने की हिम्मत जुटा पाए, इसलिए वह चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहिए को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की के आसपास कई गांव के लोग रहते थे और अपना अनाज घर ले जाते और बड़ी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करते। इस तरह से छोटे भाई ने अपने पिता के काम में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमें अपने काम को पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।